नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो सेलुलोजिक फैब्रिक का जो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो कैसे किया जाता है और फैब्रिक के प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं और गाइस कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं और किस प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और कौन सा जो प्रोसेस होता है प्री ट्रीटमेंट में तो वो कैसे कैरिड आउट किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आज आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, हम आपके साथ में प्री ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के पहले, और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको जो टॉपिक है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी तभी मिल पाएगी। तो गाइस, आप देखते रहिए और अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर। मतलब जो नेचुरल फाइबर होते हैं और उनमें भी जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं, मतलब वो फाइबर या वो फैब्रिक जिनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो उन फैब्रिक्स की हम प्री ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या उनको डाइंग करने लायक कैसे बनाएंगे, रेडी फॉर डाइंग कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है या रेडी फॉर डाइंग प्रोसेस होता है, आरएफडी भी बोलते हैं इंडस्ट्री में इसको, तो इसकी आवश्यकता क्या होती है या इसका उद्देश्य क्या होता है, हम प्री ट्रीटमेंट ही क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट जो कपड़ा बनता है ग्रे फैब्रिक उसको डायरेक्ट डाइंग क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखिए, वी नो that all the natural cellulosic fiber have many kinds of impurities in them। दोस्तों, जो हमारे नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इनबिल्ट इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब उसमें प्रेजेंट होती हैं। फ्यू ऑफ देम आर कंटामिनेटेड ड्यूरिंग यार्न मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक साइजिंग मटेरियल, वैक्स, ऑयल एटसेट्रा। तो दोस्तों, कुछ तो नेचुरल इम्प्योरिटीज होती हैं उन फाइबर्स के अंदर और कुछ बाहर से कंटामिनेटेड भी हो जाती हैं। जैसे कि आप स्पिनिंग करते हैं तो वहाँ पे ऑयल, वैक्स वगैरह यूज किया जाता है, वाइंडिंग में भी वैक्स यूज करते हैं, और कुछ इम्प्योरिटीज आपकी साइजिंग में भी ऐड हो जाती हैं। तो साइजिंग में जो साइज मटेरियल वगैरह होता है वो भी उसमें एज इम्प्योरिटीज जुड़ जाता है। देयर आर सो मैनी इम्प्योरिटीज विच gets present in the fabric from fiber stage like wax, broken seed and stem, immature fiber, pigment and dust etc। तो गाइस, क्या होता है कि कुछ तो बाहर से कंटामिनेटेड हुई और उसके अलावा भी जो फाइबर होता है उसके अंदर नेचुरल इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो उन नेचुरल इम्प्योरिटीज में भी वैक्स होता है, आपका ब्रोकन सीड भी होते हैं यार्न के अंदर, और आपके ब्रोकन स्टेम होते हैं, इमेच्योर फाइबर होते हैं, और पिगमेंट मटेरियल भी होता है, डस्ट वगैरह भी होती है। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ग्रे फैब्रिक क्रिएट्स डिफिकल्टीज ड्यूरिंग डाइंग ऑफ दीज फैब्रिक्स। तो ये जो दोस्तों इम्प्योरिटीज होती हैं, चाहे वो बाहर से कंटामिनेटेड हुई हो चाहे वो नेचुरल इम्प्योरिटी हो, वो सारी की सारी डाइंग के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ऑयल एंड वैक्स इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्बेंसी ऑफ द फैब्रिक। दोस्तों, जो ऑयल होता है कपड़े के अंदर या वैक्स वगैरह होता है, तो आपके कपड़े की जो एब्जॉर्बेंसी होती है उसको प्रभावित करता है, मतलब कपड़े का जो पानी सूखने की क्षमता होती है उसको प्रभावित करती है। द ब्रोकन सीड्स, ब्रोकन लीफ एंड स्टेम इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक टू बी डाइड। और जो हमारे नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर में या फैब्रिक में जो ब्रोकन सीड होते हैं, लीफ होती है, स्टेम्स वगैरह होते हैं, किट्टी होती है, तो आपके कपड़े के अपीयरेंस को प्रभावित करती हैं। The any type of pigment present in the fabric result in the form of dullness of the shade। तो गाइस, क्या होता है, जो हमारा कपड़ा होता है ग्रे फैब्रिक होता है और वो नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर से बना है, तो उसके अंदर जो पिगमेंट मटेरियल होता है नेचुरल, तो वो हमारे शेड का जो ब्राइटनेस होती है उसको प्रभावित करता है। आपका जो शेड है उतना ब्राइट नहीं आ सकता है
और वो डल शेड की ओर चला जाता है। द इमेच्योर फाइबर शोज पुअर डाइंग एफिनिटी। गाइस, जो इमेच्योर फाइबर प्रेजेंट होते हैं उनकी जो डाइंग एफिनिटी होती है, मतलब डाई को अपटेक करने की जो एबिलिटी होती है फैब्रिक की, वो बहुत कमजोर होती है। दीज इमेच्योर फाइबर एब्जॉर्ब कलर वेरी हार्डली। और जो इमेच्योर फाइबर होते हैं ये बहुत मुश्किल से कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। समटाइम्स दीज इमेच्योर फाइबर्स अपीयर ऑन द फैब्रिक सरफेस लाइक ऑलमोस्ट अनडाइड फाइबर्स। दोस्तों, कुछ समय तो ऐसा भी देखा जाता है कि जो यदि आपके कपड़े में इमेच्योर फाइबर प्रेजेंट हैं तो वो ऐसे लगेगा कि ये डाई नहीं हुए हैं और बिना डाई किए हुए ही रह गए हैं। द प्रोट्रूडिंग फाइबर्स आल्सो प्रेजेंट ऑन द फैब्रिक सरफेस। दोस्तों, एक चीज और होती है कि आपका जो कपड़ा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रोट्रूडिंग फाइबर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपका यार्न बनता है तो उसके अंदर चारों तरफ जो छोटे छोटे फाइबर बाहर निकले होते हैं वो आपके फैब्रिक सरफेस पे क्लियरली विजिबल होते हैं। दीज इम्प्योरिटीज डोंट अलाउड इट टू डाई इन इट्स ग्रे स्टेज फॉर्म। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं इनसे हम कपड़े को ग्रे फॉर्म में डाई नहीं कर पाते हैं। इन दिस वे वी नीड टू रिमूव ऑल दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फैब्रिक बिफोर डाइंग। तो हमें डाइंग के पहले इन सारी इम्प्योरिटीज को हटाने की आवश्यकता होती है। नाउ वी कैन से दैट द फैब्रिक प्रीट्रीटमेंट इज ए प्रोसेस इन विच ऑल द impurities present in the fabric are removed from it by using chemical in many stages। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिक प्री ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि केमिकल ट्रीटमेंट की सहायता से हम फैब्रिक के अंदर की जो सारी इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाते हैं। और गाइस, ये जो इम्प्योरिटीज हटाते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हटाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस तो मैंने नीचे दिए हुए हैं। टू रिमूव ऑल दी नेचुरल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फैब्रिक एंड फाइंड ऑलमोस्ट इम्प्योरिटीज फ्री फैब्रिक। तो पहला जो उद्देश्य होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हमें कपड़े से सारी इम्प्योरिटीज को हटाना और एक इम्प्योरिटीज फ्री फैब्रिक प्राप्त करना। टू मेक द फैब्रिक एबल टू यूनिफॉर्म डाई अपटेक। और कपड़े को ऐसा बनाना कि जिससे आपका जब कपड़ा डाई हो तो उसके अंदर जो डाई का अपटेक हो वो यूनिफॉर्म हो, हर जगह पे एक समान हो। टू इम्प्रूव द मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी ऑफ द फैब्रिक। गाइस, कपड़े की जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी होती है उसको बढ़ाना, इम्प्रूव करना। टू रिमूव ऑल द इमेच्योर फाइबर प्रेजेंट इन द फैब्रिक। तो जो हमारे फैब्रिक के अंदर यदि इमेच्योर फाइबर हैं तो उनको हटाना। टू अचीव रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ व्हाइटनेस। और दोस्तों, जो कपड़ा होता है तो वो डाइंग के लिए तभी सही से उसका शेड आता है जब उसकी व्हाइटनेस एक डेफिनेट डिग्री पर पहुंच जाए। तो हम ऐसी व्हाइटनेस की डिग्री अचीव करते हैं प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस की सहायता से। तो गाइस, अब आते हैं आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्री ट्रीटमेंट के, उनके बारे में। तो मैंने नीचे डिटेल में दिखाया हुआ है कि कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो गाइस, आप देखते रहिए। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो सिंजिंग का होता है। जो आपका कपड़ा होता है वो दो फ्लेम के रो होते हैं, गैस फ्लेम के रो होते हैं, उनके बीच से पास करते हैं, बहुत हाई स्पीड में पास करते हैं। तो जब कपड़े को पास करते हैं तो कपड़े के सरफेस के ऊपर जो प्रोट्रूडिंग फाइबर वगैरह होते हैं वो जल जाते हैं। तो उससे आपकी जो सरफेस होती है वो क्लीन हो जाती है। अब गाइस देखिए, फैब्रिक वोवन विद कॉटन और विस्कोज स्टेपल यार्न शोज प्रोट्रूडिंग फाइबर एंड्स एट द फैब्रिक सरफेस। गाइस, यदि हमारा कपड़ा कॉटन फाइबर से बना या विस्कोज फाइबर के स्टेपल यार्न से बना है तो आपके कपड़े के सरफेस के ऊपर प्रोट्रूडिंग फाइबर दिखाई पड़ते हैं। दिस प्रोट्रूडिंग फाइबर रिजल्ट्स ऑन द फैब्रिक सरफेस ड्यूरिंग यूज ऑफ गारमेंट एंड अदर आइटम्स। तो ये जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं ये आपके फैब्रिक सरफेस पे दिखाई पड़ते हैं जब आप गारमेंट बनाते हैं या कोई भी आइटम बनाते हैं। द प्रोट्रूडिंग फाइबर आल्सो डिस्टर्ब द सरफेस अपीयरेंस ऑफ द वोवन फैब्रिक। और ये जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं आपके कपड़े के सरफेस को डिस्टर्ब करते हैं। एंड इन डाइंग प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट नोन एज फ्रॉस्टिंग। तो ये जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं वो डाइंग के अंदर आपके कपड़े पर एक फ्रॉस्टिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं।
It is therefore necessary to remove these protruding fiber from fabric surface by passing the fabric through a gas flame, a process known as singeing। तो दोस्तों मैं ऊपर भी बता चुका हूं, तो जो प्रोसेस प्रोट्रूडिंग फाइबर को हटाने की होती है गैस फ्लेम के थ्रू हम इनको बर्न कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सिंजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो गाइस देखिए सिंजिंग प्रोसेस कैसे की जाती है, मैंने ब्रीफ में बताया हुआ आपको। इन सिंजिंग प्रोसेस द फैब्रिक इज पास थ्रू ए फैब्रिक सिंजिंग मशीन। तो सिंजिंग प्रोसेस में एक सिंजिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो कपड़ा होता है सिंजिंग मशीन के थ्रू पास होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फैब्रिक गेट्स पास्ड ओवर ए ब्रश रोलर। सबसे पहले हमारा जो कपड़ा होता है एक ब्रश रोलर से गुजरता है। दिस ब्रश रोलर हेल्प टू रेज द स्टिक प्रोट्रूडिंग फाइबर ऑन द फैब्रिक सरफेस। जो ब्रश रोलर होता है उसका काम होता है कि आपके कपड़े में जो प्रोट्रूडिंग फाइबर फैब्रिक सरफेस में चिपके हुए होते हैं उनको वो खड़ा कर देता है, रेज कर देता है। नाउ द फैब्रिक एंटर इन द प्रोट्रूडिंग फाइबर बर्निंग जोन। अब हमारा जो फैब्रिक होता है वो बर्निंग जोन में एंटर करता है। 2 rows of flames are used in this burning zone। हम बर्निंग जोन के अंदर क्या करते हैं कि 2 रोज यूज करते हैं फ्लेम की। 1 flame row is used for bottom surface of the fabric and other flame row is used for top surface of the fabric। गाइस हम क्या करते हैं कि जो 2 रो ऑफ फ्लेम यूज करते हैं उनमें से एक रो तो बॉटम सरफेस के लिए यूज होती है कपड़े की, और एक रो होती है वो टॉप सरफेस के लिए होती है। द एलपीजी इज यूज्ड फॉर फ्लेम। गाइस जो फ्लेम होती है उसको जलाने के लिए हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं। व्हेन द फैब्रिक गेट्स पास्ड बिटवीन दीज रोज ऑफ फ्लेम। जब हमारा कपड़ा दोनों फ्लेम के बीच से गुजरता है, द प्रोट्रूडिंग फाइबर प्रेजेंट ऑन द फैब्रिक सरफेस आर बर्न्ड। तो क्या होता है जैसे ही आपका कपड़ा फ्लेम से पास होता है तो जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। इन द standard process the fabric is passed rapidly between 2 rows of gas flame at speed of 50 to 300 meters per minute। तो गाइस जो स्पीड होती है कपड़े के पास होने की वो होती है आपकी 50 मीटर पर मिनट से लेकर 300 मीटर पर मिनट। तो फाइनली द फैब्रिक गोज इनटू क्विंच बाथ टू एक्सटिंग्विश द स्पार्क्स एंड कूल द फैब्रिक। गाइस अब आपका कपड़ा क्या है, आपके जो फाइबर है वो बर्न हो गए, बट हमेशा एक डर होता है कहीं आपके कपड़े ने कोई स्पार्क वगैरह तो नहीं पकड़ लिया। तो इसके लिए हम जो कपड़ा होता है उसको एक वाटर बाथ में पास कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि यदि कोई स्पार्क वगैरह पकड़ लिया होता है तो वो जल जाता है। अब गाइस आता है आपका डिसाइजिंग। तो जब आपका कपड़ा सिंजिंग होता है तभी हम उसकी डिसाइजिंग करते हैं। गाइस इससे पहले कि मैं डिसाइजिंग के बारे में आपसे डिस्कशन करूं, मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और गाइस आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी सारा टॉपिक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डिसाइजिंग के बारे में। तो गाइस क्या होता है कि डिसाइजिंग क्यों की जाती है। तो डिसाइजिंग देखिए दोस्तों, डिसाइजिंग क्यों की जाती है और कौन से कपड़े में की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। द डिसाइजिंग प्रोसेस इज एप्लीकेबल इन केस वेयर द फैब्रिक कंटेन साइज मटेरियल लाइक स्टार्च, बाइंडर एंड सॉफ्टनर etc। मतलब डिसाइजिंग उसी कपड़े में की जाती है जब आपके कपड़े में साइज मटेरियल प्रेजेंट होता है, और उस साइज मटेरियल में क्या क्या होता है, स्टार्च हो सकता है और बाइंडर हो सकते हैं और सॉफ्टनर या लुब्रिकेंट वगैरह हो सकता है। इफ द फैब्रिक डजंट हैव साइज मटेरियल द साइजिंग प्रोसेस इज नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग प्री ट्रीटमेंट ऑफ द फैब्रिक। तो गाइस क्या होता है कि यदि आपके कपड़े में यदि साइजिंग मटेरियल है ही नहीं तो वहां पे जो डिसाइजिंग प्रोसेस होती है वो अप्लाई नहीं की जाती है। अब आप पूछेंगे ऐसे कौन से कपड़े होते हैं गाइस, तो मैं बता देता हूं। जितने भी आपके डबल प्लाई यान से बनते हैं, भारत में डबल प्लाई यूज की जाती है, तो उन कपड़ों में आपको डिसाइजिंग की आवश्यकता नहीं होती है गाइस। तो आप उसमें डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, आपको डिसाइजिंग की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टार्च, गम एंड लुब्रिकेंट फ्रॉम द फैब्रिक। जो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर हम स्टार्च, गम और लुब्रिकेंट्स वगैरह रिमूव करते हैं। द डिसाइजिंग इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग द फैब्रिक विद सम केमिकल्स। दोस्तों डिसाइजिंग के लिए हम कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ डिसाइजिंग के बारे में। तो दोस्तों देखिए, कई तरीके की डिसाइजिंग प्रोसेस होती है, मतलब अलग अलग मेथड होते हैं इसके। तो पहला होता है एसिड डिसाइजिंग। गाइस क्या करते हैं, एसिड ट्रीटमेंट डिग्रेड्स स्टार्च बेस्ड साइज एंड
offer the advantage of removing calcium and मैग्नीशियम साल्ट फ्रॉम सेलुलोजिक फैब्रिक। गाइस क्या होता है कि जो एसिड डिसाइजिंग होती है तो इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके कपड़े से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो जो एसिड होता है वो आपके स्टार्च को डिग्रेड कर देता है। 2.0% हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टीपिंग। तो दोस्तों इस डिसाइजिंग प्रोसेस के अंदर मतलब एसिड डिसाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि 2.0% का हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और उसमें कपड़े की स्टीपिंग करते हैं। इफ ओवरनाइट स्टीपिंग इज डन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केप्ट 0.20%। दोस्तों यदि हम ओवरनाइट मतलब पूरे 12 घंटे के आसपास में स्टीपिंग करते हैं तब तो आपको जो कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है वो 0.20% होती है। देयर शुड बी नो लोकलाइज्ड ड्राइंग आउट ऑफ द फैब्रिक अदरवाइज द हाइड्रोलाइटिक डैमेज ऑफ सेलुलोज फाइबर में बी ऑकर्ड। गाइस क्या होता है कि अब आप जब डिसाइजिंग कर रहे हैं, डिसाइजिंग के बाद में यदि आपके कपड़े में कहीं पर भी कुछ एरिया में कपड़ा सूख जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे हाइड्रोलाइटिक डैमेज होने की संभावना होती है सेलुलोजिक फैब्रिक में। गाइस एक होता है एंजाइम डिसाइजिंग। तो एंजाइम डिसाइजिंग आज की डेट में बहुत ज्यादा किया जाता है। गाइस देखिए एंजाइम ट्रीटमेंट आर यूज्ड वाइडली ऑन कॉटन फैब्रिक साइज विद स्टार्च। तो जहां पर भी जो साइजिंग स्टार्च से होती है वहां पे एंजाइम डिसाइजिंग की जाती है। टुडेज बैक्टीरियल एमाइलेज आर यूज्ड इन मेजॉरिटी। दोस्तों अधिकता में जो बैक्टीरियल एमाइलेज होता है वो एंजाइम होता है एक तरीके का, उसका प्रयोग करते हैं। द स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर। दोस्तों जो एंजाइम होता है उसकी स्टेबिलिटी और उसकी एक्टिविटी होती है, एक्टिवनेस होती है, वो बहुत सारे कारकों पर फैक्टर पर डिपेंड होती है। तो फैक्टर होते हैं आपके पीएच होता है, टेम्परेचर होता है और प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर होता है, मतलब जो मेटल आयन होते हैं उन पर डिपेंड करती है और जो वेटिंग एजेंट होता है उस पर भी डिपेंड करती है। इन जनरल द टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम लिक्विड ऑन द टेक्सटाइल मटेरियल इज वेल बिलो द रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम डिसाइजिंग। तो दोस्तों जनरली क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है एंजाइम लिक्विड का उसको बहुत कम रखते हैं। द एंजाइम डिसाइजिंग ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसिंग टाइम एंड टेम्परेचर। जो एंजाइम डिसाइजिंग होती है उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। एज द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च साइज इज ए टाइम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। दोस्तों जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है सेलुलोज का वो निर्भर करता है आपका कि टाइम कितना ले रहे हैं और आप टेम्परेचर कितना ले रहे हैं। द फैब्रिक इज वाश्ड इन वाटर आफ्टर साइज मटेरियल डिग्रेडेशन इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। दोस्तों जब हम डिसाइजिंग करते हैं तो डिसाइजिंग करने के बाद में जो कपड़ा होता है उसको पहले हॉट वॉश देते हैं फिर कोल्ड वॉश देते हैं। द रेजिडुअल स्टार्च गेट्स रिमूव ड्यूरिंग वॉशिंग। तो इस तरीके से जो आपके कपड़े में कोई रेजिडुअल स्टार्च वगैरह रह जाता है वो भी इस वॉशिंग में निकल जाता है। टेक्नीशियन कंडक्ट्स आयोडीन टेस्ट टू कंफर्म कंप्लीट रिमूवल ऑफ साइज मटेरियल इन द डिसाइड फैब्रिक। दोस्तों हम ये कैसे पता करें कि हमारे कपड़े में जो साइज मटेरियल है वो कंप्लीटली रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। गाइस जो हमारा टेक्नीशियन होता है वो एक आयोडीन टेस्ट कंडक्ट करता है। ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन इज यूज्ड इन दिस टेस्ट। तो दोस्तों इस टेस्ट के लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन के एक मिक्सचर की आवश्यकता होती है। When we apply this mixture on the fabric surface, जब हम इस मिक्सचर को फैब्रिक सरफेस के ऊपर डालते हैं, the color of the surface looks yellowish where mixture is applied। तो क्या होता है कि आपके कपड़े के ऊपर जहाँ पे आपने ये जो मिक्सचर है आयोडीन का वो डाला है तो आपको येलोइश कलर दिखाई देगा। येलोइश कलर इज द कंफर्मेशन ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ साइज मटेरियल। तो यदि आपका कलर टेस्ट में येलोइश आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपका कपड़े में जो साइज मटेरियल है कंप्लीटली रिमूव हो गया है। इफ द अप्लाइड सरफेस गेट्स ब्लैकिश दिस इंडिकेट्स इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ साइज मटेरियल। दोस्तों यदि आपका कलर ब्लैक की तरफ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके कपड़े में जो साइज मटेरियल था वो सही तरीके से
खत्म नहीं हुआ है गाइज, एक और तरीके की डिसाइजिंग होती है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग, तो क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च साइज एज एन अल्टरनेटिव टू एंजाइम और एसिड हैज बीन नोन फॉर मैनी ईयर्स। दोस्तों, एक ये अल्टरनेटिव डिसाइजिंग होती है, मतलब वहां पे आपको ना तो एसिड का प्रयोग करना है, ना ही आपको एंजाइम का प्रयोग करना होता है। तो पर्टिकुलरली प्रायर टू केयर बॉइलिंग विद हाइड्रोजन peroxide dilute hypochlorite liquor were used for deciding by पैड स्टीप प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, इसके अंदर हम हाइड्रोजन peroxide और डाइल्यूट हाइपोक्लोराइड लिक्वर का प्रयोग करते हैं। मोर रिसेंटली हाइड्रोजन peroxide और परसल्फेट have been generally associated with the term oxidative designing। तो आज की डेट में दोस्तों क्या करते हैं कि हाइड्रोजन peroxide और जो सोडियम परसल्फेट या पोटेशियम परसल्फेट वगैरह होता है उसको हम यूज करते हैं। तो देखिए, द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल एज ए रेस्पॉन्स टू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल साइज। दोस्तों, ये जो आपकी ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग होती है वो वहां पर बहुत ज्यादा कामयाब होती है, जहां पर आप अपनी जो कपड़ा है उसके अंदर हम साइजिंग के दौरान पॉलीविनाइल अल्कोहल मतलब पीवीए का ज्यादा यूज करते हैं। एज इंडिकेटेड प्रीवियसली, द वाटर solubility of these can be impaired prior to deciding। तो दोस्तों, क्या होता है कि जो ये यदि आपके कपड़े में जो पीवीए वगैरह है तो आपका जो साइज मटेरियल होता है वो इजीली वाटर में सोलुबल नहीं होता है। ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग इंश्योर्स डिग्रेडेशन ऑफ दिस साइज। तो जो ऑक्सीडेटिव डिसाइजिंग होती है उसमें ये गारंटी होती है कि जो आपके जो पीवीए वगैरह है वो डिजोल्व हो जाता है एंड देयर सब्सिक्वेंट रिमूवल, और उसका आसानी से रिमूवल भी हो जाता है। व्हाइल दिस इज नॉट पॉसिबल व्हेन साइज रिकवरी इज रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसका प्रयोग वहां पे नहीं किया जाता है जहां पे आप साइज मटेरियल की रिकवरी भी करते हैं। अब दोस्तों आता है आपका मर्सराइजिंग। तो दोस्तों, मैं मर्सराइजिंग को डिस्कस करने के पहले आपको कहूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को या मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, मर्सराइजिंग होती क्या है और कैसे की जाती है। जॉन मर्सर डिस्कवर्ड दैट द टेंशनलेस ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन फैब्रिक विद स्ट्रॉन्ग कास्टिक सोडा इम्प्रूव्ड द डाई अपटेक एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, एक हमारे साइंटिस्ट थे जॉन मर्सर, तो उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि यदि कपड़े को टेंशन फ्री फॉर्म में हम स्ट्रॉन्ग कास्टिक सोडा से ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी एक तो डाई अपटेक बढ़ जाता है, मतलब जो डाई है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो भी बढ़ जाता है। द लस्टर ऑफ फैब्रिक गेट्स इंप्रूव्ड इन मर्सराइजिंग। तो दोस्तों, ये जो आपकी मर्सराइजिंग होती है उसमें आपके कपड़े का लस्टर भी बढ़ जाता है, चमक बढ़ जाती है, सीन और जो शाइन होता है। आउटर वॉल ऑफ द कॉटन फाइबर गेट्स डिजॉल्व एंड फाइबर सॉइलिंग टेक्स प्लेस। तो जो आपकी मर्सराइजिंग होती है उसमें जो कॉटन फाइबर वगैरह होता है या कोई भी फाइबर होता है उसकी आउटर वॉल होती है वो ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद में आपका फाइबर होता है उसकी सॉइलिंग भी बढ़ जाती है। द इंटरनल रीओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोजिक स्ट्रक्चर आल्सो टेक्स प्लेस। मर्सराइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका फाइबर है तो उसका इंटरनल सेलुलोजिक ओरिएंटेशन हो जाता है स्ट्रक्चर का। द इमेच्योर फाइबर प्रेजेंट इन द कॉटन फैब्रिक गेट डिजॉल्व इन मर्सराइजिंग। यदि हमारे कॉटन के अंदर इमेच्योर फाइबर प्रेजेंट होते हैं तो वो मर्सराइजिंग के दौरान डिजॉल्व हो जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक गेट्स इम्प्रूव। आपका जो फैब्रिक होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। द डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ फैब्रिक गेट्स इम्प्रूव इन मर्सराइजिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपका जो कपड़ा होता है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी मर्सराइजेशन में इम्प्रूव हो जाती है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द अल्कली कंसंट्रेशन, डोयल टाइम इन अल्कली एंड ट्रीटमेंट टेम्परेचर। तो दोस्तों, ये जो हमने बताए हैं कि क्या क्या इंप्रूव होता है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका जो अल्कली है वो कितना कंसंट्रेटेड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और डोयल टाइम मतलब कितनी देर तक आपका कपड़ा उस अल्कली में रहता है, और आप जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो कितना है, उन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड necessary to achieve the fully mercerized effect is
ए 25%। दोस्तों यदि आपको कपड़े का पूरी तरीके से मर्सराइजेशन करना है तो आपको जो कंसंट्रेशन रखना पड़ता है कास्टिक सॉल्यूशन का वो 25% रखना पड़ता है बाई वेट। Mercerization may be carried out at various stages of the preparation sequence on one of two main type of mercerization machine। दोस्तों ये जो मर्सराइजेशन प्रोसेस होती है तो वो अलग अलग स्टेज में करी जा सकती है। तो एक जो मशीन होती है मर्सराइजेशन की, एक होती है चेन मर्सराइजर, एक होता है चेनलेस मर्सराइजर। द चेन मर्सराइजर अप्लाइज टेंशन डायरेक्टली टू बार एंड वेफ्ट। दोस्तों जो चेन मर्सराइजर होता है वो आपके बार और वेफ्ट दोनों पे टेंशन क्रिएट करता है, वाइल्स्ट द चेनलेस डिजाइन ओनली अप्लाई इनडायरेक्ट टेंशन अक्रॉस द वेफ्ट। और जो चेनलेस मर्सराइजर होता है वो सिर्फ वेफ्ट के ऊपर ही टेंशन क्रिएट करता है। कॉन्सिक्वेंटली द फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मस्ट अलाउ फॉर दिस वाइड लॉस। अब दोस्तों जब हम मर्सराइजेशन करते हैं तो क्या होता है, आपकी फाइबर सोइलिंग होती है। फाइबर सोइलिंग होती है तो आपका कपड़ा लेंथ वाइज और विड्थ वाइज सिकुड़ता है। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना पड़ता है कि कितनी कंस्ट्रक्शन है, मतलब एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच और फैब्रिक विड्थ वगैरह कितनी लें। और द फैब्रिक मस्ट बी स्टैंडर्ड टू ए ग्रेटर विड्थ प्रायर टू मर्सराइजिंग। गाइस हम क्या करते हैं कि जो हमारा कपड़ा है उससे स्टेंटर से पास करते हैं तो उसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं मर्सराइजिंग करने के पहले, which in itself is difficult and sometimes impracticable। दोस्तों जो हम स्टेंटर से कपड़े को पास करते हैं मर्सराइजेशन के पहले तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता और डिफिकल्ट भी होता है। तो गाइस अब आता है आपका स्कोरिंग। तो स्कोरिंग गाइस कैसे की जाती है तो आप देखिए यहाँ पे। तो स्कोरिंग में क्या करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। स्कोरिंग इज ए ट्रीटमेंट विद अल्कली दैट रिमूव्स और डिस्ट्रॉय कॉटन बैग्स, colored impurities and other non-cellulosic substance such as pectic cell, wall material and fragment of leaf, seed coat that are present as impurities in cotton fiber। तो गाइस जो स्कोरिंग होती है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है, वो कपड़े में किया जाता है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्कली सॉल्यूशन से अपने कपड़े को ट्रीट करते हैं तो उससे जो कॉटन के अंदर वैक्स होता है वो खत्म हो जाता है, कलर्ड वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है। जो नॉन सेलुलोजिक मटेरियल होता है जैसे कि पेक्टिक सेल होते हैं, वाल मटेरियल वगैरह होता है और फ्रेगमेंट ऑफ लीफ और सीड कोट्स वगैरह होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। दिस लीड्स टू ए मोर एब्जॉर्बेंट फाइबर विद ग्रेटली इनहेंस्ड वेटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जब किसी कपड़े का स्कोरिंग करते हैं तो उससे आपके कपड़े की जो वेटेबिलिटी होती है बढ़ जाती है, मतलब एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। तो गाइस द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्कोरिंग एजेंट आर यूज। दोस्तों ये जो स्कोरिंग होती है इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्कोरिंग एजेंट यूज करते हैं। टेम्परेचर इज केप्ट 50 to 90 डिग्री और जो टेम्परेचर होता है वो 50 से लेकर 90 तक रखते हैं। और ये टेम्परेचर होता है वो मशीन टू मशीन वेरी करता है। आपने कौन सी मशीन करी, रोप डाइंग कर रहे हैं या आप जिगर पे कर रहे हैं या आप कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज पे कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करती है। अब दोस्तों जब आप कपड़े की स्कोरिंग कर लेते हैं तो आपके जो इम्प्योरिटीज वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से निकलते नहीं हैं। जैसे कि आपका पिगमेंट मटेरियल होता है और आपका जो ब्रोकन सीड वगैरह होता है तो अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं होता है, वो ऊपर तो आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है बट डिजोल्व नहीं होता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं कि जो कपड़ा होता है उसकी हाइड्रोजन परऑक्साइड से ब्लीचिंग की जाती है। तो दोस्तों देखिए कैसे होती है। इन सेलुलोजिक फैब्रिक प्रोसेसिंग द हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स वाइडली। तो दोस्तों जो हमारी ब्लीचिंग प्रोसेस होती है जो स्कोरिंग के बाद हम करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए। द ब्रोकन सीड, लीफ एंड पिगमेंट मटेरियल गेट्स रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या होता है कि हमारे कपड़े से जो सीड कोट्स वगैरह होते हैं, ब्रोकन सीड होते हैं वो निकल जाते हैं, पिगमेंट निकल जाता है और आपका जो लीफ वगैरह होता है वो भी खत्म हो जाता है। हाफ वाइट फैब्रिक रिजल्ट्स आफ्टर दिस प्रोसेस। दोस्तों जब हमारी
peroxide bleaching होती है तो उसके बाद में हमें white fabric मिलता है। The fabric received after peroxide bleaching is widely used for dyeing। दोस्तों मैक्सिमम जगह पे यदि कपड़े को डाई किया जाता है तो क्या करते हैं कि जो पेरोक्साइड ब्लीचिंग होती है उसके बाद आपका कपड़ा डाइंग के लिए रेडी माना जाता है, हम डाइंग कर सकते हैं। दिस फैब्रिक इज कॉल्ड RFD। दोस्तों ये जो कपड़ा होता है जो पेरोक्साइड ब्लीचिंग के बाद में हमें प्राप्त होता है इसको हम रेडी फॉर डाइंग प्रोसेस बोलते हैं। अब गाइस देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड to being used in textile processing industry ranges from 27.5% to 50%। गाइस जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है और जो इंडस्ट्री में अवेलेबल है उसकी स्ट्रेंथ होती है वो 27.5% से लेके 50% तक हो सकती है। इट इज जनरली एग्रीड दैट द ब्लीचिंग विद पेरोक्साइड द फर्स्ट स्टेप इज एन आयनाइजेशन ऑफ the hydrogen peroxide molecules in the presence of hydroxide ion to per hydroxide ion H+O minus and proton H plus that immediately combine with hydroxide ion to form water। गाइस क्या होता है कि जो हमारी पेरोक्साइड की प्रोसेस होती है इसमें आयनाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि जो केमिकल होता है तो उसमें एक तो पेरोक्साइड आयन निकलता है और प्रोटॉन मतलब H+ निकलता है तो ये मिलके तुरंत ही पानी बना देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो pH रखा जाता है वो 11.5 तक रखा जाता है और जो रिएक्शन होता है वो मैंने नीचे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2। अब इसमें देखिए दोस्तों ये आपका OH कहाँ से मिलता है, आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे मिलता है। तो ये जब दोनों मिलते हैं एक तो ये पर हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है और ये प्रोटॉन मिलता है। अब ये दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे गाइस देखिए ये वाला यहाँ देखिए तो ये H मिला और H में ये वाला OH मिल जाता है तो मिलके आपको ये वाटर बना देता है। तो ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन होती है। कलर डिस्ट्रक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ अदर नॉन सेलुलोजिक impurities result from oxidation reaction and these may be represented although as an oversimplification by the release of an active oxygen atom from the decomposition of the unstable परहाइड्रोक्साइड आयन। तो गाइस जब हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें जो कपड़े के अंदर जो नॉन सेलुलोजिक इम्प्योरिटीज होती हैं वो उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है और कलर को डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव ऑक्सीजन पैदा होती है इस रिएक्शन में। तो दोस्तों देखिए HOO ये माइनस है और माइनस OH है तो यहाँ देखिए प्लस ये O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि O क्या है आपकी OH नेसेंट ऑक्सीजन है तो ये वाली देखिए यहाँ। और X क्या है, X इज एन ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है। तो गाइस इसमें पैरामीटर वगैरह क्या रखते हैं, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जो आपका जो रिएक्शन का स्पीड होता है वो डिपेंड करता है आपके pH पे, टेम्परेचर पे, टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज पे, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्टेबलाइजर पे। तो गाइस देखिए as the pH increases so does the rate of decomposition of the peroxide, the effect of pH being most marked between value 9 and 10। गाइस क्या होता है जैसे आपका pH बढ़ता है तो आपका जो डिकम्पोजिशन होता है पेरोक्साइड का वो बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि 9 से लेकर 10 तक जब pH होता है तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। The effect of increasing pH promotes not only the decomposition of hydrogen peroxide according to but undesirable side reaction होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। Temperature also has a marked effect। दोस्तों टेम्परेचर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। Increasing the temperature speed up the decomposition of the peroxide। टेम्परेचर बढ़ने से जो आपका पेरोक्साइड होता है उसका डिकम्पोजिशन तेज हो जाता है, रिजल्टिंग इन इनहेंस्ड ब्लीचिंग। तो इससे क्या होता है आपकी जो ब्लीचिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट आल्सो एक्सीलरेटिंग द अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन। तो
ये जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ब्लीचिंग तो बढ़ जाती है, बट अनडिजायरेबल साइड रिएक्शंस भी होते हैं। नॉर्मली द टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसिंग आर इंटर रिलेटेड इन दिस रिस्पेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो टाइम होता है प्रोसेसिंग का और जो टेम्परेचर होता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो गाइस, अब जो आप पेरोक्साइड ब्लीचिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका कपड़ा रेडी फॉर डाइंग हो जाता है। आप अपने कपड़े को डाई कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कपड़ा होता है उसकी शेड होती है, उसमें ब्राइटनेस चाहिए होती है, तो आपके कपड़े में जो ब्राइटनेस होती है वो कम आती है। जितनी ब्राइटनेस चाहिए आप उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसा शेड होता है जो बहुत डार्क शेड होता है तो उसमें जो डाई का अपटेक होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसको आपको ब्लीचिंग यदि आप कर देते हैं तो एक तो आपका जो कपड़ा होता है उसकी वाइटनेस बढ़ जाती है, उससे आपके कपड़े के ऊपर जो भी शेड डाई करेंगे वो ब्राइट हो जाता है, और जो ब्लीच किया हुआ कपड़ा होता है तो उसका डाई अपटेक भी बढ़ जाता है। तो वो ब्लीचिंग कैसे की जाती है, वो की जाती है आपकी दो तरीके से। तो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। ब्लीचिंग ऑफ सेलुलोजिक फैब्रिक फुलफिल एट टू फॉलोइंग पर्पज। दोस्तों जब हम फैब्रिक की ब्लीचिंग करते हैं तो हमारे दो पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। इट प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ वाइटनेस फॉर फैब्रिक दैट नीड टू रिमेन वाइट। दोस्तों यदि आपको कपड़े को व्हाइट ही रखना है तो ब्लीचिंग कर देंगे तो आपके कपड़े की जो व्हाइटनेस होती है वो बढ़ जाती है। ब्लीचिंग इज अप्लाइड फॉर फैब्रिक दैट आर टू बी डाइड टू ब्राइट शेड्स। दोस्तों ब्लीचिंग वहां पे अप्लाई की जाती है वो जहां पे आपको कहीं पे ब्राइट शेड चाहिए होते हैं। प्रायर ब्लीचिंग एनहेंस द व्हाइटनेस ऑफ द सेलुलोज। और जब आप पहले ब्लीचिंग कर देते हैं तो आपके कपड़े की व्हाइटनेस बढ़ जाती है। देयर बाई इम्पार्ट इम्प्रूव्ड ब्रिलियंस टू द डाइड इफेक्ट। तो इससे क्या होता है कि आपके कपड़े के ऊपर जो डाई का जो इफेक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, मतलब ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अब देखिए सेकेंडली क्या होता है। ऑक्सीडेटिव ट्रीटमेंट improves the uniformity of fabric appearance by helping to destroy residual impurities such as seed husk। मतलब ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ब्लीचिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, इसका एक फायदा ये भी होता है कि आपका जो फैब्रिक का जो अपीयरेंस होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि ब्लीचिंग के अंदर जो रेजिडुअल इम्प्योरिटीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, सीड है, हस्क वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। तो दो तरीके की गाइस हम करते हैं ब्लीचिंग। एक होती है सोडियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीचिंग करते हैं, एक सोडियम क्लोराइड से करते हैं। तो जब हम करते हैं ये ब्लीचिंग तो देखिए दोस्तों, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन प्रोवाइड ए कन्वीनिएंट फॉर्म फॉर हैंडलिंग क्लोरीन। तो दोस्तों ये जो ब्लीचिंग होती है ये क्लोरीन ब्लीच होती है। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है तो वो अपने साथ में क्लोरीन कैरी करता है, बिल्कुल सुविधाजनक फॉर्म होता है क्लोरीन का, पर्टिकुलरली फॉर यूज इन द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल प्रिपरेशन प्रोसेस। और खास करके हमारे टेक्सटाइल में क्या होता है कि जब कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है तो बहुत इजी हो जाता है। कमर्शियली हाइपोक्लोराइड्स हैव बीन सप्लाइड आइदर एज ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। दोस्तों कमर्शियली क्या होता है कि या तो हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है और एज ब्लीचिंग पाउडर मेनली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो दोस्तों या हमें जो पाउडर फॉर्म में मिलता है तो हमें मेनली हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोराइड इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट। तो दोस्तों जो हमारा हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन होता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्लोरीन के द्वारा एक्सप्रेस की जाती है। दिस टर्म आल्सो रेफर्ड टू एज एक्टिव क्लोरीन कंटेंट। दोस्तों और ये जो टर्म होता है जो स्ट्रेंथ का, इसको एक्टिव क्लोरीन कंटेंट भी बोलते हैं। रिलेट्स टू द क्लोरीन विच इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन विद एसिड। तो ये जो एक्टिव क्लोरीन होती है वो कब बनती है, जब किसी एसिड से इसका रिएक्शन होता है। गाइस देखिए आपका जो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है उसमें रिएक्शन क्या होती है, ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड है NaOCl। इसमें जब रिएक्शन होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो आपको देखिए यहाँ पे NaCl बन जाता है, पानी बन जाता है, और यहाँ पे आपको ये क्लोरीन मिलती है, ये एक्टिव क्लोरीन होती है। द डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इज कमर्शियल हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इज यूजुअली बाय स्टैंडर्ड आयोडोमेट्रिक एनालिटिकल मेथड। कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग generally have
an available or active chlorine content of either 150 gram per liter for sodium hypochlorite liquor or for 35% by weight for bleaching powder। दोस्तों यदि हम ब्लीचिंग में सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर रहे होते हैं तो हमें जो कंसंट्रेशन रखना पड़ता है वो 150 ग्राम पर लीटर रखते हैं, और यदि हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे होते हैं या ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे होते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन रखते हैं या स्ट्रेंथ रखते हैं वो बाई वेट 35% रखते हैं। द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन हाइपोक्लोराइड आर यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन अंडर अल्कली कंडीशन that leads to the release of active oxygen। गाइस ये जो रिएक्शन होती है वो अल्कलीन कंडीशन में की जाती है। द ब्लीचिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरी स्लाइटली डिसएसोसिएटेड हाइपोक्लोरस एसिड HOCl is based on its decomposition to हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्टिव नेसेंट ऑक्सीजन। गाइस जो हमारी ब्लीचिंग की जो एफिशिएंसी होती है वो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्टिव ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। इन प्रैक्टिस ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन। दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा रिएक्शन शुरू होता है तो इनिशियल स्टेज में बहुत थोड़ी सी एक्टिव ऑक्सीजन बनती है। व्हेन द एक्टिव ऑक्सीजन इज यूज्ड अप फॉर ब्लीचिंग। गाइस जब एक्टिव ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग के लिए, मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्टिव ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। तो बहुत ज्यादा जो हमारी एक्टिव ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, अलाउइंग द रिएक्शन शोन टू कंटिन्यू। देखिए गाइस द रिलीज ऑफ increasing amount of hydrochloric acid causes the pH to drop to a level where more hydrochlorous acid is generated by hydrolysis। गाइस क्या होता है कि जब हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो उससे हमारा जो पीएच का लेवल होता है वो ड्रॉप होता है। तो पीएच का लेवल ड्रॉप होता है तो जो हाइड्रोक्लोरस एसिड होता है वो बनता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा, एंड दिस इन टर्न इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा जो एक्टिव ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा बढ़ने लगती है, एंड मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज्यादा बढ़ने लगता है। दस ब्लीचिंग विद हाइपोक्लोराइड कैन सून गेट आउट ऑफ हैंड। दोस्तों क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है, तो हमारा जो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है वो हमारे हाथ से निकलता जाता है अनलेस केयरफुल कंट्रोल ऑफ पीएच इज एक्सरसाइज्ड। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि जो पीएच होता है उसको हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों ये आपका रिएक्शन है, मैंने पहले भी दिखाया हुआ है आपको कैसे होता है। NaOCl प्लस H2O तो NaOH बन गया प्लस HOCl बन गया। अब यहाँ पे HOCl तो इसमें क्या होता है ये एक्टिव ऑक्सीजन बन गई और यहाँ पे फिर HCl का प्रोडक्शन होता है। तो अब दोस्तों देखिए द हाइड्रोक्लोराइड ब्लीचिंग close attention must be paid to the following point in order to avoid fire damage। तो दोस्तों यदि हम अपने कपड़े की जो ब्लीचिंग कर रहे हैं हाइपोक्लोराइड से कर रहे हैं, चाहे वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो चाहे वो सोडियम हाइपोक्लोराइड हो, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए कौन कौन से ध्यान रखते हैं। ब्लीचिंग मस्ट ऑलवेज टेक प्लेस अंडर अल्कलीन कंडीशन। दोस्तों ब्लीचिंग के दौरान हमारा जो कंडीशन है वो अल्कलीन होनी चाहिए, एंड द हाइपोक्लोराइड ब्लीच liquid should be buffered with soda ash to avoid excessive formation of active oxygen। और दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लीचिंग लिक्विड होता है तो उसको हम बफरिंग कर देते हैं सोडा एश से, जिससे कि जो एक्टिव ऑक्सीजन होती है वो कम बने। द पीएच एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन शुड बी 11.5 to 12, और इनिशियल में हमारा पीएच 11.5 से लेकर 12 तक होता है। और दोस्तों देखिए टू अवॉइड increasing the rate of reaction formation and breakdown of hypochlorous acid, the bleaching temperature should not exceed than 20 to 25 डिग्री। तो दोस्तों इस केस में जो हमारा टेम्परेचर है वो 20 से लेकर 25 डिग्री तक रखा जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज नहीं होता है, वो कंट्रोल रहता है।
to prevent excessive formation of hypochlorous acid. The pH must never be allowed to drop below 10 to 11 until the very end of the bleaching process. दोस्तों इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है उसका एक्सेसिव इंक्रीज ना हो, उसके लिए हम पीएच को 10 के 11 के बीच में मेंटेन करके रखते हैं जब तक कि आपका ब्लीचिंग प्रोसेस होता है वो एंड की ओर नहीं जाता, मतलब लगभग कंप्लीट नहीं होता है। ए डिसएडवांटेज ऑफ ए hypochlorite bleach is that the bleached goods have a tendency to alloys, whereas a peroxide bleach produces a stable white. गैस क्या होता है कि जब हम अपने कपड़े को ब्लीच करते हैं तो मैंने ऊपर भी बताया आपको, एक तो हम पेरोक्साइड ब्लीचिंग करते हैं और एक ये जो हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि यदि आपने कपड़े को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीच किया है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है वाइटनेस की और वो धीरे धीरे येलो पड़ता जाता है, जबकि आपका जो पेरोक्साइड ब्लीचिंग होती है तो वो अच्छी स्टेबिलिटी दिखाती है। जिगर ब्लीचिंग विद हाइपोक्लोराइड आल्सो रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर अबाउट एन आवर एट एम्बिएंट टेम्परेचर। गाइस जो जिगर में ब्लीचिंग करते हैं कपड़े की तो उसमें जो एक आवश्यक टेम्परेचर रखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन बैच साइज, और ये जो टेम्परेचर होता है वो बैच के साइज पे भी डिपेंड करता है। However, a more concentrated bath 2 to 4 gram per liter active chlorine at pH 11.5 is needed because of the short liquid ratio। तो जो इसके अंदर कंसंट्रेशन रखते हैं वो 2 से लेकर 4 ग्राम पर लीटर तक रखते हैं और pH 11.5 रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको जो प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कौन कौन से स्टेजेज होते हैं प्री ट्रीटमेंट के, कौन से प्री ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होता है, क्या उद्देश्य होता है, कौन सी प्रोसेस का ब्लीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, डिसाइजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आपका सिंजिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मर्सराइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। गाइस तो आप लोग देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। गाइस यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।